हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लॉ एस्पिरेंट्स अड्डा। जैसा कि हम लोग इंटरनेशनल लॉ कर रहे हैं, आपके इंटरनेशनल लॉ में आपके यूएन चार्टर में हम लोग आर्टिकल नंबर 3 से लेकर 6 तक आ चुके हैं। आज हम इसमें डिस्कस करेंगे। और डिस्कस करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप लोग वीडियो देख रहे हैं तो कृपया उसे सब्सक्राइब करने चैनल के लिए, ठीक है। चलिए, तो आज हम स्टार्ट करेंगे आपके इसमें महासभा से जनरल असेंबली को हमें आज पढ़ना। ध्यान रखिएगा, आपके दो आर्टिकल पहले से जनरल असेंबली से पहले है। आर्टिकल नंबर 9 से लेके 22 तक जनरल असेंबली या महासभा के बारे में बताया गया है। उससे पहले दो आर्टिकल आपके हैं, आर्टिकल 7 और आर्टिकल 8। ये आपके क्या है, ये बताता है ऑर्गन्स। ध्यान रखना, अध्याय 3 इसमें बताया गया ऑर्गन्स, यानी कि यूनाइटेड नेशन के कितने अंग होंगे। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट प्री के लिए क्वेश्चन यही है कि ऑर्गन किस आर्टिकल में बताया गया है। तो आर्टिकल नंबर 7 में बताया गया है कि मुख्य अंग कौन कौन से होंगे। आप सुनो, दो बातें कौन कौन से होंगे। महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायता परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय की स्थापना की जाती है। तो यानी मेन जो ऑर्गन्स होंगे कौन कौन से होंगे, आपकी जनरल असेंबली, सिक्योरिटी काउंसिल, ठीक है, और आर्थिक और सामाजिक परिषद, न्यायता परिषद और सचिवालय और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। ये आपके मुख्य कितने अंग हो गए, 6 अंग इसके मुख्य माने जाएंगे, ठीक है। 6 अंग, इस 6 अंग से मिलकर ये आपके कौन बनेगा, यूनाइटेड नेशन के जो मेन ऑर्गन्स है वो ये मिलकर बनते हैं। दूसरा क्लॉज इसका ये कहता है कि क्या लिखा गया है, आपके और अंग जो आवश्यक समझे जाएं उनको इस चार्टर के अनुसार स्थापना की जा सकती है। ध्यान रखिएगा, यानी कि अगर अदर ऑर्गन्स की भी आवश्यकता पड़ती है तो यूनाइटेड नेशन में आर्टिकल 7 सब क्लॉज 2 में ये बताया गया है कि ऐसे सहायक अंग जिनको आवश्यकता है तो उनकी स्थापना की जा सकती है। अब आते हैं आर्टिकल नंबर 8 में, जो क्या बताता है। आर्टिकल नंबर 8 में एक महत्वपूर्ण बात कही गई, अगर आप पढ़ें तो क्या लिखा गया है, द यूनाइटेड नेशंस शैल प्लेस नो रिस्ट्रिक्शंस ऑन द एलिजिबिलिटी ऑफ मैन एंड वुमेन टू पार्टिसिपेट इन एनी कैपेसिटी एंड अंडर कंडीशन ऑफ इक्वालिटी इन इट्स प्रिंसिपल एंड सब्सिडियरी ऑर्गन्स। यानी कि ध्यान रखना, जो यूनाइटेड नेशंस के जो भी ऑर्गन्स हैं आपके, उसमें पुरुष और स्त्री के साथ किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा। और ध्यान रखना, वो रिस्ट्रिक्ट नहीं होते हैं किसी भी प्रकार के एक्टिविटी में, जो चाहे सचिवालय, सॉरी, चाहे आपके महासभा हो, चाहे आपके इंटरनेशनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय हो, चाहे आपके सचिवालय हो, इन सभी में महिला और पुरुष इक्वल फॉर्म में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये आर्टिकल 8 क्लियर कर देता है, ठीक है। अब ये आपके दो आर्टिकल हो गए जो ऑर्गन्स के बारे में बताते हैं। फिर से रिवाइज कर लो, आर्टिकल 7 अंग के बारे में बताता है, आर्टिकल 8 आपसे पूछ सकता है पुरुष और स्त्री के समानता के बारे में कौन से यूएन चार्टर प्रावधान है, तो आर्टिकल नंबर 8 अनुच्छेद 8 में दिया गया है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं महासभा। इसमें 2-3 आर्टिकल आज करेंगे। महासभा आपके जनरल असेंबली बताई गई है। सबसे पहले गठन, कंपोजिशन कहां से होगा। ध्यान रखिएगा, हर ऑर्गन का कंपोजिशन अलग अलग काम करता है। हर ऑर्गन के जो आपके मेंबर्स हैं उनकी अलग अलग संख्या है, ठीक है। तो जनरल असेंबली, जनरल असेंबली क्या है, महासभा। महासभा में संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य होंगे। महासभा में प्रत्येक सदस्य के अधिक से अधिक 5 प्रतिनिधि होंगे। बस आपको प्री का क्वेश्चन याद रखना आर्टिकल नंबर 9 में कि देखो, ध्यान दो, जितने भी मेंबर, सपोज इसको समझो आप आराम से, जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के आपके क्या होंगे, जितने भी मेंबर यूनाइटेड नेशन के मेंबर होंगे, उतने ही वो सारे कंट्रीज आपके महासभा के भी मेंबर बन जाएंगे एज इट इज। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो पूछा जाता है, किसी भी देश के, किसी भी राष्ट्र के जनरल असेंबली में कितने रिप्रेजेंटेटिव यानी प्रतिनिधि रह सकते हैं, तो टोटल नंबर ऑफ रिप्रेजेंटेटिव है 5, यानी 5 लोग, 5 प्रतिनिधि यहां पर प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। तो ये आपके हो गया आर्टिकल नंबर 9 में। चलो सिर्फ 10 तक करते हैं, फिर बाकी कल का किया जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 जो इसका एक्टिविटी जो पावर्स बताई गई है, एक्ट्स और पावर्स कौन कौन से हैं, फंक्शंस कौन कौन से हैं। पहला आर्टिकल 10 समझिए। आर्टिकल 10 ये कहता है, ये बताता है कि आखिर आपके महासभा है वो किन विषयों पर सुरक्षा परिषद को, आपके या उनके सदस्य राष्ट्रों को क्या सलाह या मशविरा दे सकती है, इसके बारे में बात करती है। तो ये ध्यान रखना, इसका मेन मार्जिन नोट क्या होगा, मार्जिन नोट ये है कि जनरल असेंबली जो है वो रिकमेंडेशंस करती है सुरक्षा परिषद को,
और जो सदस्य राष्ट्र हैं उनको, जैसे मान लो सपोज करो अभी रूस और यूक्रेन की लड़ाई हो रही है, तो यहाँ पर यूनाइटेड नेशन क्या कह रहा है कि भाई आप इस देश की मदद करिए। जैसे मान लो रूस के खिलाफ बहुत अमेरिका है, ब्रिटेन है, ये देश खड़े हो गए रूस के खिलाफ, ठीक है। तो इसलिए क्या यहाँ पर यूनाइटेड नेशन आह्वान करता है शांति बनाए रखने के लिए, रिकमेंडेशंस देता है। तो उसको समझ लें, तो क्या लिखा है, द जनरल असेंबली में डिस्कस एनी क्वेश्चन ऑफ any matters within the scope of present chapter or relating to the powers and function of any organs provided for in the present charter and except as provided in article 12 may make recommendations to the members of the United Nations or to the Security Council or to both or any such question or matters। यानी कि इस चार्टर में क्या लिखा गया है, इस चार्टर में जो भी विषय आते हैं, चाहे वो अंतर्राष्ट्रीय शांति सुरक्षा से हो, आर्थिक और सामाजिक परिषद से हो, किसी से रिलेटेड विषय आते हैं, उनके संबंध में अंगों की शक्तियां, कृत्यों संबंधित किसी भी प्रश्न और विषय पर जो है विचार कर सकती है, डिस्कस लिखा है, डिस्कस कर सकती है और रिकमेंडेशंस दे सकती है आप कर, ठीक है। तो इसमें यानी कि आप ध्यान रखिए, इस चार्टर में, इसको हम दोबारा बीच बेर हो गया था, इस चार्टर में आने वाले जो भी अंगों की पावर्स हो, जो भी मैटर्स हो, उनके रिलेशन में जनरल असेंबली डिस्कस कर सकेगी और सिक्योरिटी काउंसिल या किसी भी मेंबर कंट्री को या दोनों को रिकमेंडेशन कर सकती है, सलाह दे सकती है, मशवरा दे सकती है। लेकिन सिर्फ एक पॉइंट दिया कि आर्टिकल 12 में जो स्थितियां हैं वहां पर सिक्योरिटी काउंसिल रिकमेंडेशन जो सॉरी आपकी जो सिफारिश है वो सिक्योरिटी काउंसिल को नहीं देगी, रिकमेंडेशन नहीं देगी, ठीक है। चाहे तो ले सकती है, लेकिन क्योंकि उस समय क्या होता है, अब जो सिक्योरिटी काउंसिल है वो कुछ इफेक्टिव मेजरमेंट्स लेती है, तो वहां पर आपकी जनरल असेंबली सिफारिश नहीं करेगी। धन्यवाद, सब्सक्राइब करें चैनल।